हेलो स्टूडेंट्स, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में मेरा 8वां टॉपिक आज ये चलेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी कंपाउंड में, मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में ऑक्सीजन का जुड़ाव। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो इस ओल्ड डेफिनेशन, पुरानी परिभाषा के आधार पर मैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके बताऊंगा। हम सबसे पहले लेते हैं एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले। अगर मैं एल्केन का ऑक्सीडेशन करूं तो हमें एल्कोहल मिलेंगे, एल्कोहल प्राप्त होंगे। और अगर आप एल्कोहल का आगे और ऑक्सीडेशन करोगे तो उससे हमें कार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त होंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन ये होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो उससे हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो सकता है या कीटोन मिल सकता है। अब मैं इन एल्डिहाइड या कीटोन का मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड का आगे और ऑक्सीडेशन करूं तो उससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH मिलेगा। ये तो है ऑक्सीडेशन का काम कि अगर आप एल्केन में ऑक्सीजन जोड़ो मतलब इसका ऑक्सीकरण करवाओ तो एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा और एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण से हमें प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे की विपरीत अभिक्रिया होती है। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दूं मतलब हाइड्रोजन जोड़ दूं, 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो 2 हाइड्रोजन जोड़ूं तो हमें इससे कार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। और कार्बोनाइल कंपाउंड का फिर से मैं अगर रिडक्शन कर दूं, 2 हाइड्रोजन फिर इसमें जोड़ दूं तो उससे हमें एल्कोहल मिलेंगे। और एल्कोहल का अगर आप और 2 हाइड्रोजन से रिडक्शन कर दोगे तो हमें एल्केन प्राप्त होंगे, एल्केन मिलेंगे। इधर चले तो ऑक्सीडेशन और इस साइड चले तो रिडक्शन। अगर मैं कहूं कि मुझे एल्कोहल से COOH बनाना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तैयार करना है, तो मुझे फिर ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। एल्केन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। ऑक्सीकरण से ही ये मिलेगा, अपचयन से नहीं मिल सकता। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड से मुझे एल्केन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन। और मैं ये भी आपको अब बता सकता हूँ या आप खुद समझ सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर एल्केन बनाना है तो टोटल हाइड्रोजन कितने आपको चाहिए? 2, 2 4 और 2 6। अगर मैं कहूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड से मुझे बनाना है एल्कोहल तो कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी? यहाँ पर 2 and 2 4। 4 हाइड्रोजन के द्वारा अगर आप इसका रिडक्शन करोगे, अपचयन करोगे तो हमें उससे एल्कोहल मिलेगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। क्लियर? इसको याद रखना आप। अब अगला टॉपिक या मैं इसी का एक एग्जाम्पल ले लूं पहले, उसके बाद अगला टॉपिक बताऊंगा। एक एग्जाम्पल मैंने लिया एल्कोहल का, और ये एल्कोहल एथिल एल्कोहल है। पिछले वीडियो में हम इसका कॉमन नेम पढ़ चुके हैं, एथिल एल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं अपन। तो उस पॉइंट से आप चलोगे, ऑक्सीजन जोड़ना है। एक तो ऑक्सीजन का H और OH का H और एक इस OH के पास वाले कार्बन का H, ये हटाने हमें इससे H और एक O, H2O हटाओ। इसमें जब ऑक्सीजन आया, जुड़ा तो इसके हाइड्रोजन और ले गया तो हाइड्रोजन 2 इससे चले गए। क्या बचा? CHO, CH3 तो एज इट इज और आगे लिख दिया CHO, मतलब एल्डिहाइड बन गया, कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। मैं इसका आगे और अगर ऑक्सीडेशन कर दूं तो एक ऑक्सीजन जोड़ दो आप इसमें, COOH। CH3 तो जैसा था वैसा लिख दिया और COOH तैयार हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोनाइल कंपाउंड बना और कार्बोनाइल कंपाउंड के आगे और ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। क्लियर? अगर मुझे 1 डिग्री एल्कोहल या मैं कहूँ एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इसमें कोई हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई ऑक्सीकारक पदार्थ तो डालना ही पड़ेगा जो ऑक्सीजन देगा।
तो कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगे तो वो इस एल्कोहल को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, और अगर आप कोई वीक ले लेते, कोई दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ आप इसमें डाल देते, तो वो केवल 1 डिग्री एल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में ही ऑक्सीकृत कर पाता। तो स्ट्रॉन्ग लोगे तो रिएक्शन यहाँ तक हो जाएगी, वीक लोगे तो रिएक्शन इतनी सी ही होगी। ठीक है, एक और देखते हैं। मैंने ले लिया एसिड CH3COOH, वो वाला एसिड यहाँ लिख दिया मैंने। अब मैं इसका रिडक्शन करता हूँ। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के द्वारा मैंने इसके रिडक्शन किया, तो क्या बनेगा? 4 हाइड्रोजन से जब मैं इसका रिडक्शन करूंगा तो 4 में से कितने कितने हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेंगे वो देखते हैं। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े, 1 ऑक्सीजन से और 1 इस ऑक्सीजन से। अगर 1 ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से अगर 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो वो H2O निकलेगा, और बच गया CH3CH2OH, CH3CH2OH बन गया, एल्कोहल बन गया। बनना ही था। मैंने आपको शुरुआत जब इस पॉइंट से मैंने की थी उस समय बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसका अगर आप रिडक्शन करोगे तो पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर आगे और रिडक्शन करोगे तो उससे बन जाता है एल्कोहल। और अगर मैं आगे और रिडक्शन कर देता, मतलब 4 की जगह मैं 6 हाइड्रोजन लिख देता, तो फिर क्या बन जाता? अपना एल्केन बन जाता। क्लियर? तो ये एक नॉर्मल सी जानकारी है कि किसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है और किसके रिडक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये था अपना 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब 9वां देखते हैं अपन। 9वां पॉइंट है कि अगर आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हो और उसकी रिएक्शन HI के साथ करवा देते हो, लेकिन प्रेजेंस रेड फॉस्फोरस की है और गर्म कर दिया, मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शंस, या मैं कहूँ 12th लेवल में ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होंगे जिनकी रिएक्शन आप अगर HI से करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा एल्केन, और उस एल्केन में उतने ही कार्बन होंगे जितने कार्बन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे। यहाँ पर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में ले सकते हो एल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आप क्या क्या ले सकते हो? या तो ले लो आप एल्कोहल, या ले लो आप एल्डिहाइड, या फिर आप कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनमें से कोई सा हो सकता है। यहाँ पर HI के साथ रिएक्शन होगी और रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति होगी तो एल्केन बनेगी, और एल्केन में उतने ही कार्बन होंगे जितने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। मैं कह दूं कि एल्केन जो प्राप्त हुई है उसमें N कार्बन है, तो बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें से जो लिया है उसमें भी कार्बन का नंबर कितना होगा? N ही होगा। अगर कोई 2 कार्बन का एल्कोहल है और ये ले लिया आपने, तो 2 कार्बन की ही एल्केन बनेगी। इसको समझते हैं अपन एक रिएक्शन से। सबसे पहले मैंने इसमें एल्कोहल लिया CH3CH2OH, और यहाँ आपको लिखा हुआ मिल गया रेड फॉस्फोरस और HI, और गर्म कर दिया। ये लो, क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, 2 कार्बन है इधर, तो इधर 2 कार्बन वाली एल्केन बना दो आप, CH3CH3। भाई इसमें हाइड्रोजन जुड़ेंगे, कौन देगा हाइड्रोजन? ये HI का जो H है वो इसी में जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और इसमें मैंने एक भी ऑक्सीजन नहीं लिखा, तो ये जो 1 ऑक्सीजन है वो H2O की फॉर्म में बाहर आ गया। अब आप देखो इसमें हमें HI कितने चाहिए, तो आप इससे पिछला वाला जो पॉइंट है उसको आप ध्यान में रखो कि एल्कोहल है और हमें बनाना है एल्केन। याद करो, एल्कोहल के रिडक्शन से एल्केन बनता है, और कितने हाइड्रोजन चाहिए हमें? केवल 2। तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन ये तो देगा, इसलिए मुझे यहाँ पर 2HI लिखने पड़ेंगे। 2HI लिख दिया, H इसमें जुड़ गए, और जो I है वो आयोडीन की फॉर्म में बाहर निकल गया, I2 के रूप में बाहर आ गया, एल्केन बन गया 2 कार्बन का। मैंने यहाँ पर जैसे एक एल्डिहाइड लिया CH3CH2CHO, CHO है एल्डिहाइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन भी रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI के साथ करवा दूं, क्या बनेगा? आपको कुछ नहीं करना,
केवल कार्बन गिनने हैं, 3 कार्बन गिने, यहाँ पर भी आप 3 कार्बन की ही एल्केन बना दो, और 3 कार्बन की एल्केन होती है प्रोपेन, तो ये प्रोपेन बन गया। और इसमें एक ऑक्सीजन है, एक H2O हटा दो, ये लो। आयोडीन कितने निकलेंगे, I2 कितने निकलेंगे, तो इससे पिछले वाला जो पॉइंट था उसको याद करो कि अगर कोई एल्डिहाइड है या कीटोन है, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड है, उनका रिडक्शन अगर आप 2 हाइड्रोजन से करते हो तो वो एल्कोहल में चेंज होते हैं, और फिर अगर आप उनका रिडक्शन 2 हाइड्रोजन से और कर देते हो तो हमें एल्केन मिलेगा। तो एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाना है, तो बताइए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 2 और 2 4, इसलिए आपको यहाँ HI लिखने पड़ेंगे 4 HI लिख दिया, तो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स कितने बाहर निकलेंगे, 2I2। क्लियर। मैं एक एसिड के साथ इसके रिएक्शन और बताता हूँ, CH3 CH3 COOH, ये ले लिया मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल। यहाँ पर भी मैंने वही रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस और HI लिख दिया, गर्म कर दिया, क्या बनेगा, कार्बन गिन लो आप, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की ही एल्केन बनेगी, लेकिन जैसे इसके स्ट्रक्चर है उसको ऐसा रखना है, कैसे, CH3 CH CH3, और यहाँ एक कार्बन बच गया, इसी को आप CH3 में चेंज कर दो। अब 2 ऑक्सीजन है तो 2 H2O निकल गए, और एसिड है, एसिड से मुझे एल्केन बनाना है तो रिडक्शन करना पड़ेगा मुझे, और टोटल हाइड्रोजन 6 चाहिए, तो 6 HI ले लो। आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल गए 3I2, ये बन गया अपना एल्केन। तो ये था पॉइंट अपना 9वां कि रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप HI के साथ करवाते हो तो एल्केन बनेगी, और उस एल्केन में सिंगल बॉन्ड वाली जो एल्केन है उसमें उतने ही कार्बन होंगे जितने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में थे। अब हम पढ़ते हैं 10वां टॉपिक नंबर 10। 10वां टॉपिक है, ध्यान से सुनना, कि एक ही कार्बन पर अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप है, एक ही कार्बन पर अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो वो जो कंपाउंड है जनरली सामान्यतया अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना मैंने शब्द लगाया है जनरली, सामान्यतः ऐसा होता है। कई कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH है, फिर भी वो स्टेबल है, फिर भी वो स्थायी है, तो उसका कोई कारण होता होगा। लेकिन मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप हो तो वो जनरली अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, और उसको स्थायी करने के लिए H2O निकाला जाता है। ये H2O अपने आप ही इससे निकल जाएगा। क्लियर। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, CH3CH, और यहाँ पर मैंने एक कार्बन पर 2 OH जोड़ दिए, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये कैसा है, अनस्टेबल। तो क्या होगा, H2O ये बाहर निकल गया, क्योंकि 2 OH या 3 OH अगर आ जाते हैं तो वो मोर एसिडिक हो जाता है, अम्लीय सामर्थ्य इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए एक H और एक OH H2O की फॉर्म में बाहर निकलेगा, CH3CHO बचेगा, CH3CHO मतलब एल्डिहाइड बन गया भाई। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, CH3COH OH और CH3, आप इसमें भी देखो एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH आ गए, तो ये भी कैसा हो गया, अनस्टेबल। तो इसमें भी क्या होगा, वही काम, OH और H, H2 हटा दिया, CH3CO CH3 बच गया, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये बन गया अपना कीटोन। तो वो तो डिपेंड करता है ना आप क्या यहाँ पर ले रहे हो प्रोडक्ट, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या ले रहे हो। जैसे एक मैंने लिया यहाँ पर 3 कार्बन का और OH ग्रुप भी मैंने 3 लगा दिए, ये 3 कार्बन का कोई कंपाउंड है जिसमें OH 3 है, तो ये भी कैसा हो गया, अनस्टेबल, और अनस्टेबल होगा तो H2 उठेगा, ये लो
एक H2 हटा दिया, क्या बचा COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर तैयार हो गया। तो CH3CH2 COOH बन गया और H2O निकल गया। क्लियर? दोबारा सुन लो, एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH हो तो वो कंपाउंड जनरली, या मैं कहूँ सामान्यतया, अस्थायी हो जाता है। और वो स्थायी कैसे होगा? जब उसमें से एक H2O बाहर निकलेगा। एक या दो जितने निकल सकते हैं उतने H2O निकल जाएंगे। इसी में एक मैं अपवाद और बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कि सामान्यतः ऐसा होता है, तो अपवाद तो नहीं बोल सकते हम उसको, क्योंकि उसमें कुछ कारण होगा, इसलिए वो स्थायी है। जैसे ये कंपाउंड है CCl3 CHOH, इसका नाम है क्लोरेल हाइड्रेट। पहले तो नाम सुनो इसका, क्लोरेल हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, तो इसमें H2O मिला हुआ है, क्लोरेल में एक H2O और है, तो नाम हो गया क्लोरेल हाइड्रेट। इसमें भी देखो एक ही कार्बन पर OH कितने हैं? 2, फिर भी ये स्टेबल है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इसमें एक बॉन्डिंग होती है, और वो कौन सी बॉन्डिंग है? ये मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ा खोल दिया इसी को, कि इसका जो OH का H है वो इसे Cl के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और एक ही मॉलिक्यूल्स में हो रहा है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, यहां पर भी अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। अगर अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें आ गई, तो फिर ये H इजीली हटेंगे नहीं, इसलिए हम कह देते हैं कि ये स्टेबल है। तो क्लोरेल हाइड्रेट में भी 2 OH है, फिर भी ये स्टेबल है। और इसका कारण क्या हुआ? कि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर मैं इसको अपवाद तो नहीं बोलूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रीजन आया है, और वो है रीजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये स्टेबल है, वरना तो नहीं होता। इसी पॉइंट्स में मैं ये भी बताऊं आपको कि अगर sp2 कार्बन पर OH हो तो वो भी अनस्टेबल होता है। एक तो मैंने क्या बताया इस पॉइंट में कि एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH हो तो वो अनस्टेबल है। इसी में मैं एक पॉइंट और जोड़ देता हूं कि sp2 कार्बन पर अगर OH हो, या मैं ये कह सकता हूं डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर OH हो तो वो भी अनस्टेबल होता है, और उसमें फिर रीअरेंजमेंट होता है, उसमें पुनर्विन्यास होता है, फिर वो स्टेबल बनता है। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया CH3COH डबल बॉन्ड CH2। आप देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन और उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर एक OH जोड़ दिया, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर OH होता है तो वो अनस्टेबल है, या मैं कहूँ sp2 कार्बन। ये देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि इसके चारों ओर सिग्मा बॉन्ड की आप काउंटिंग कर लो, 1 2 and 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड इसमें एक ही होगा, एक तो पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड गिनने अपने को, तो 3 सिग्मा का मतलब sp2 कार्बन पर OH, या मैं कह सकता हूं डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर OH, तो ये कैसा हो गया? अनस्टेबल। अब स्टेबल कैसे होगा? इसमें रीअरेंजमेंट होगा, ये अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा? इसमें पुनर्विन्यास होगा, तो पुनर्विन्यास में ये बॉन्ड यहाँ और ये H यहाँ चला गया, तो क्या बना इससे? CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, मतलब कीटोन बन गया। ये अनस्टेबल था और ये स्टेबल हो गया। इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है कीटोन, इसलिए मैं इसको कह दूंगा कीटो फॉर्म। इसमें फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है OH एल्कोहल, और एल्कोहल को IUPAC में हम ओल कहते हैं, इसका सफिक्स होता है ओल। और साथ में इसमें डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड को हम कहते हैं ईन, तो ईन और ओल दोनों है, इसलिए मैं इस फॉर्म को नाम दूंगा इनोल फॉर्म। तो ये इनोल फॉर्म है और ये अपने स्टेबल फॉर्म में चेंज हो गई कीटो फॉर्म में, इस एग्जाम्पल में। क्लियर?
sp2 कार्बन पर OH या मैं कहूँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर OH अगर हो तो वो कंपाउंड भी सामान्यतया अस्थायी होता है। हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर भी देखो, मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ जो कि स्टेबल होगा, sp2 कार्बन पर OH है उसके बावजूद भी। ये मैंने बेंजीन ले ली और बेंजीन वाले किसी कार्बन पर मैंने OH जोड़ दिया। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या है। इस कार्बन के आसपास में सिग्मा बॉन्ड आप देखो कितने हैं। तो एक तो ये रहा, एक ये रहा और डबल बॉन्ड है लेकिन सिग्मा बॉन्ड इसमें भी एक है। तो 3 सिग्मा हो गया, 1 2 एंड 3। 3 सिग्मा का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। sp2 कार्बन पर OH है तो फिर तो ये अनस्टेबल हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये अनस्टेबल नहीं है। इसमें एक फैक्टर लग रहा है और वो है रेजोनेंस, अनुनाद। अनुनाद के कारण ये स्टेबल होता है, स्थायी होता है। यहाँ पर रेजोनेंस से इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नीचे उतरते हैं, अनुनाद में काम आते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। तो मैं कहूँगा ये रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता है। इससे पहले वाला एग्जाम्पल जो मैंने बताया था क्लोरेल हाइड्रेट, जिसमें एक कार्बन पर 2 OH थे, तो वो स्टेबल क्यों था? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। और इसमें कि बेंजीन से OH जुड़ा हुआ है, ये स्टेबल क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद के कारण ये स्टेबल है। तो ये नॉर्मल, एक मैं कहूँ कि जनरल बात है कि ज़्यादातर एग्जाम्पल में आप देखोगे कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर OH है, अनस्टेबल कर दो और उसको फिर स्टेबल करने के लिए रीअरेंजमेंट कर दो। जैसे मैं पूछूं, ये बताओ ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? इसमें भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर OH है तो ये अनस्टेबल होगा। ये अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा? डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। H यहाँ जुड़ गया, CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, C और H ये तो जुड़ ही रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये लो। ये मैंने जो बॉन्ड इधर चलाया, H इधर मैं लेके आ गया, वैसे एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है वो बताता हूँ। इसी की मैं थोड़ी सी मैकेनिज्म यहाँ आपको बता रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH या H को अलग से लिख देते हैं ऐसे, और इस कार्बन पर जुड़ रहा है OH। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर OH है। अब OH का जो H है वो हटेगा क्योंकि ये मोर एसिडिक है, अम्लीय सामर्थ्य इसकी ज़्यादा है, तो H प्लस के रूप में हटेगा, मतलब इन बंद के इलेक्ट्रॉनों को छोड़ के जाएगा। तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। अब माइनस आ गया तो इसमें रेजोनेंस होगा, मतलब इस नेगेटिव चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के कारण आया है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गए। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन पे आ गए तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। इसको मैं अलग से बना रहा हूँ, CH2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस, सिंगल बॉन्ड, CH और यहाँ C और O के बीच डबल बॉन्ड। अब ये H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा? इस माइनस से, ये रहा माइनस। तो अगर ये H प्लस यहाँ जुड़ गया तो ये क्या हो गया? CH3। तो क्या बना प्रोडक्ट? CH3, C डबल बॉन्ड O और H। तो ये ऐसे रीअरेंजमेंट होता है। नॉर्मली मैंने इसको ऐसे बता दिया, OH का जो H है उसको आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ले आओ और डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन के पास लेके आ जाओ, लेकिन होता ये कुछ ऐसा है। क्लियर? अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये लास्ट अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, उनका अंतः परिवर्तन कैसे किया जाए? अंतः परिवर्तन, इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे मैंने यहाँ ले लिया एक CH2X, CH2 मतलब ये तो कोई हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, इधर मैंने हेलोजन जोड़ दिया, X जोड़ दिया। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ।
तो पोटेशियम साइनाइड से जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो KX हटेगा और यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप नया तैयार हो गया और वो फंक्शनल ग्रुप है Cn, मतलब क्या बन गया, साइनाइड। अब इस साइनाइड का अगर मैं आगे हाइड्रेशन कर दूं, एक H2 इसमें जोड़ दूं, तो CONH2, CH2 तो एज इट इज लिख दिया मैंने, Cn ग्रुप इसमें चेंज हुआ है CONH2 में, मतलब एमाइड बन गया भाई। यहां पर नया फंक्शनल ग्रुप आ गया एमाइड। कहने का मतलब आप साइनाइड को अगर एमाइड में चेंज करना चाहते हो तो केवल एक H2O जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसमें एक H2O और जोड़ूं तो वो NH2 और H अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकलेगा और इसका OH ग्रुप इसमें जुड़ेगा। तो यहां पर CH2 COOH एक नया फंक्शनल ग्रुप तैयार हो गया COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। साइनाइड को मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर चेंज करना चाहूं तो कितने H2O की यहां पर जरूरत पड़ेगी, 1 और 2। तो आप डायरेक्ट इसका हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो, H2O 2 लिख दिए, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं H3O+, मतलब H2O में H+ मिला रखा है, एसिड मिला रखा है। एसिडिक मीडियम में मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो Cn ग्रुप चेंज होगा COOH में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो गया। अगर मैं इस साइनाइड का रिडक्शन करूं, और रिडक्शन करने के लिए मैंने कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, 4 हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन होगा, 4 हाइड्रोजन के द्वारा इसका अपचयन होगा। 4 हाइड्रोजनों में से 2 इस कार्बन से जुड़ेंगे और 2 इस नाइट्रोजन से जुड़ेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बना, यहां से लिख रहे हैं CH2 और NH2, मतलब अपने पास एक फंक्शनल ग्रुप आ गया NH2, एमीन। अब इस एमीन का अगर मैं HNO2 के साथ रिएक्शन करवा दूं, HNO2 का नाम होता है नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं तो क्या होगा, N और N, N2 बाहर, H2 और एक O, H2O बाहर, O और H बच गया, OH, वो इसमें जोड़ दूं तो फंक्शनल ग्रुप आ गया CH2 के बाद OH, मतलब एल्कोहल बना डाला अपन ने। NH2 को हमने OH में चेंज कर दिया और OH को मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में भी चेंज कर सकता हूं। याद करो, आज मैंने आपको इसी क्लास में 8वां पॉइंट बताया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एल्केन के ऑक्सीडेशन से एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मुझे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम बना सकते हैं। ये CH2OH जो ग्रुप दिख रहा है ये वाला, ये COOH में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये है कुछ क्रियात्मक समूहों का अंतः परिवर्तन, मतलब एक दूसरे में ये चेंज हो रहे हैं क्रियात्मक समूह। और भी कई हैं लेकिन मैंने कुछ एक लिए इसमें। अब इससे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं अपने, वो और मैं इसमें बता देता हूं। इसका एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है वो, और वो क्वेश्चन है कि ये जो आपको एक कंपाउंड दे रखा है जैसे एथिल क्लोराइड या और कुछ, इसको आपको चेंज करना है एसिड में। मतलब एथिल क्लोराइड से आपको प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, कैसे बनाओगे, ये तो हो गया क्वेश्चंस। अब इसका आंसर कैसे लिखें, इसी में मैं आंसर ऐसे बनाता हूं कि एक स्टेप में नहीं होगा। सबसे पहला काम KCN के साथ रिएक्शन करवाओ, तो KCl हट गया, CN जुड़ गया, पोटेशियम साइनाइड से जब रिएक्शन करवाई साइनाइड जुड़ गया। और आज मैंने इस पॉइंट में आपको बताया है कि साइनाइड को अगर आप
कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में H3O+ लिखकर। तो CN समूह चेंज हो गया COOH में। तो 2 स्टेप में ये काम हो गया। आपने एथिल क्लोराइड को प्रोपेनोइक एसिड में चेंज कर दिया। एक क्वेश्चन और बनाते हैं सही, जिसमें मैंने साइनाइड लिख दिया CH3CN, मेथिल साइनाइड या 2 कार्बन एसीटोनाइट्राइल, ये भी इसका कॉमन नेम है। तो एसीटोनाइट्राइल को मुझे चेंज करना है CH3CH2NH2 में, मतलब एथिल एमीन में चेंज करना। CN को चेंज करना है CH2NH2 में। क्या करें, ये तो एक स्टेप में काम हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया था, 4 हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन होगा, 2 इस कार्बन से जुड़ेंगे और 2 इस नाइट्रोजन से जुड़ेंगे, तो ये बन गया CH2 और ये NH2 और ये प्रोडक्ट बन गया CH3CH2NH2। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको खूब सारी रिएक्शंस याद होगी। अभी तो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा और चैप्टर का नाम होगा हैलोजन डेरिवेटिव्स। और हैलोजन डेरिवेटिव्स पूरा पढ़ने के बाद में आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी करने लगोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे तभी होंगे जब आपके माइंड में खूब सारी रिएक्शन चलेगी कि इससे ये बनता है, इसमें ये डालें तो ये भी बन सकता है। तो ये तभी होगा जब आपके माइंड में रिएक्शन का पूरा एक जाल बन जाए। ठीक है, तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो लास्ट क्लास थी वो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखें।